नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। चोल नौसेना, एक ऐसी समुद्री शक्ति जिसने कभी दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना दबदबा बनाया था। जी नमस्कार। बिल्कुल। और ये विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी राजवंश, खासकर राजा राज चोल प्रथम और फिर उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम के समय की बात करते हैं। हाँ, और ये स्रोत बताते हैं उनकी जबरदस्त नौसैनिक ताकत और उन समुद्री जीतों के बारे में जो उस जमाने के हिसाब से तो अविश्वसनीय लगती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चोलों की ये नौसैनिक क्षमता क्या थी, उनके बड़े अभियान कौन से थे और दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका क्या असर पड़ा। हाँ, ये जानना जरूरी है। सोचिए जरा, एक भारतीय साम्राज्य जिसकी नौसेना ने हजारों मील दूर इंडोनेशिया मलेशिया तक जीत हासिल की, ये कहानी वाकई में अनोखी है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कि ये चोल थे कौन। ये 9वीं से 13वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में इनका शासन था। अच्छा, तंजावुर और गंगईकोंडा चोलोपुरम इनकी राजधानियां थी, है ना? जी, पहले तंजावुर, फिर गंगईकोंडा चोलोपुरम। और ये जाने जाते थे अपने कुशल प्रशासन के लिए, भव्य मंदिरों के लिए। जैसे बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का। हाँ बिल्कुल। लेकिन उनकी एक और खासियत थी जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनका व्यापार, उनकी कूटनीति और सबसे बढ़कर उनकी सैन्य और नौसैनिक ताकत। और इसी नौसैनिक ताकत की नींव वो राजा राज चोल प्रथम ने रखी, जिनका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी। बिल्कुल सही। उन्होंने न सिर्फ जमीन पर साम्राज्य फैलाया, दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव तक, बल्कि एक शक्तिशाली नौसेना की शुरुआत की। ये उस वक्त भारत में बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने नागापट्टिनम जैसे बंदरगाहों को भी विकसित किया व्यापार के लिए। हाँ, क्योंकि वो समझ गए थे कि समुद्र पर नियंत्रण कितना जरूरी है। बंगाल की खाड़ी के व्यापार मार्गों पर उनका दबदबा इसी सोच का नतीजा था। तो उन्होंने नींव रखी, लेकिन फिर साम्राज्य और नौसेना दोनों को बुलंदी पर कौन ले गया? वो थे उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम। 1014 से 1044 ईस्वी तक उनके समय में चोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा और उनकी नौसेना ने वो कर दिखाया जो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, यही तो कहानी सबसे रोमांचक हो जाती है, समुद्र पार सैन्य अभियान। जी हाँ, उन्होंने श्री विजय साम्राज्य, आज का इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी थाईलैंड के हिस्से, यहाँ तक कि म्यांमार के कुछ इलाकों तक को जीता। ये तो कमाल है, उस जमाने में इतनी दूर समुद्री अभियान। और उनका जो 1025 ईस्वी का कदारम अभियान था वो तो खास तौर पर जाना जाता है। कदारम यानी आज का केदाह, मलेशिया में। हाँ वही, इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि मलक्का जलडमरू मध्य, जो एक बहुत अहम व्यापारिक रास्ता था, उस पर नियंत्रण पाना था। हिंद महासागर में दबदबा बनाना और चोल व्यापारियों को समुद्री लुटेरों से बचाना भी था। तो उन्होंने एक बड़ा बेड़ा भेजा होगा बंगाल की खाड़ी के पार। बिल्कुल, एक शक्तिशाली बेड़ा भेजा, श्रीविजय की नौसेना को हराया और कदारम जैसे कई अहम शहर और बंदरगाहों पर कब्जा किया। इस एक अभियान ने तो भारत से चीन तक के व्यापार का पूरा समीकरण ही बदल दिया होगा। निश्चित रूप से व्यापार मार्ग काफी हद तक चोलों के प्रभाव में आ गए। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि उनका असर सिर्फ सैन्य नहीं था, संस्कृति पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू मंदिर, भारतीय कला, लिपियां, जावा, सुमात्रा, बाली तक इसका असर दिखता है। जी हाँ, इंडोनेशिया में आज भी चोल शैली की वास्तुकला के नमूने मिलते हैं। तमिल संस्कृति, शिलालेख, संस्कृत आधारित शासन व्यवस्था, इसका भी प्रसार हुआ। इंडोनेशिया और मलेशिया में तमिल शिलालेख भी मिले हैं। अच्छा, तो सिर्फ युद्ध ही नहीं, कूटनीति और संस्कृति का भी आदान प्रदान था। चीन, थाईलैंड, कंबोडिया से भी उनके संबंध थे। बिल्कुल, शांतिपूर्ण संबंध भी थे, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहता था। तो आखिर इस नौसेना में ऐसी क्या खास बात थी? क्या चीज इसे इतना प्रभावी बनाती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि चोल शायद भारत के पहले ऐसे शासक थे जिनके पास एक स्थायी ब्लू वाटर नौसेना थी। ब्लू वाटर नेवी मतलब ऐसी नौसेना जो सिर्फ तट के पास नहीं बल्कि गहरे समुद्र में हजारों मील दूर जाकर ऑपरेशन कर सके, लड़ सके। उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी क्षमता थी। सही बात है। वे कप्पल नाम के बड़े जहाज इस्तेमाल करते थे जो व्यापार और युद्ध दोनों के काम आते थे। और इसी के दम पर उन्होंने हिंद महासागर में लगभग 100 साल तक अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि इतना गौरवशाली इतिहास हमारी यादों से, हमारी किताबों से लगभग गायब सा क्यों है?
हाँ, ये एक अहम सवाल है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारे इतिहास लेखन में ज्यादा ध्यान उत्तर भारत पर रहा, सल्तनत, मुगल वगैरह। दक्षिण का इतिहास उतना उभरा नहीं। हाँ, ये तो है। फिर औपनिवेशिक काल के इतिहासकारों ने भी शायद भारतीय समुद्री शक्ति को कम करके आंका, और आमतौर पर भी हमारी शिक्षा में, साहित्य में इसे उतनी जगह नहीं मिली। खैर, इतिहास भले ही थोड़ा धुंधला हो, पर उनकी विरासत तो आज भी है, जैसे बृहदीश्वर मंदिर। बिल्कुल, वो तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ये चोलों की शक्ति और कला का प्रतीक है। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो चोलों ने साबित किया कि भारत की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। हाँ, वो उन कुछ भारतीय साम्राज्यों में से थे जिन्होंने सैन्य और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। जी। तो संक्षेप में कहें तो चोलों ने न सिर्फ जमीन पर एक बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि समुद्र पर भी राज किया। उनकी नौसेना, खासकर राजा राज चोल और राजेंद्र चोल के समय में अभूतपूर्व थी। हाँ, और उसने हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार और संस्कृति पर बहुत गहरा असर डाला। भारत की सीमाओं को समुद्र पार तक पहुंचाया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आए और हमारे मन में भी है जी। कि चोलों की इस अद्भुत समुद्री कामयाबी के पीछे क्या सिर्फ उनकी सैन्य ताकत और रणनीति ही थी, या फिर उनकी जहाज बनाने की तकनीक, उनकी व्यापारिक समझ, उनका प्रशासन, इन सब का भी उतना ही बड़ा हाथ था? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या तकनीक और व्यापारिक कुशलता उनकी सैन्य शक्ति जितनी ही, या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी? ये पहलू यकीनन आगे और खोज का विषय बनता है।